हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इन्फॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल डेली इन्फो मसाला में। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार डिजिटल रुपी, ई रुपी जैसे शब्द सुन रहा था। जब मैंने इस पर थोड़ा रिसर्च किया तो जाना कि ये काफ़ी अच्छा इनोवेटिव स्टेप है जो भारत सरकार लेने जा रही है। और अब ये इनोवेटिव स्टेप है तो कुछ तो कारण होगा ही। ये जानते हैं ई रुपी के बारे में और समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। व्हाट इज ई रुपी? 2 दिसंबर 2022 को आरबीआई ने इंडिया में रिटेल ट्रांजैक्शन के लिए डिजिटल करेंसी के पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। ई रुपी और डिजिटल रुपी ये इंडियन फिजिकल करेंसी का डिजिटल फॉर्म है जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक जनरेटेड डिजिटल मनी है और इसका पूरा नाम CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। अभी तक लगभग दुनिया में 10 से भी ज्यादा कंट्री हैं जहां डिजिटल करेंसी यूज हो रही है, जैसे कि UAE, साउथ अफ्रीका, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड एंड मेनी मोर। तो दोस्तों, अभी क्वेश्चन आता है कि ये डिजिटल करेंसी काम कैसे करती है। तो बेसिकली आरबीआई ने एक ऐप डेवलप किया है डिजिटल रुपी के नाम से, जो बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करेगा, जिसमें एक वॉलेट होगा सेम लाइक क्रिप्टो करेंसी और उसमें हमें डिजिटल करेंसी यानी ई रुपी प्रोवाइड होगी। और ये ई रुपीज इमेजेस के रूप में होगी विद सम यूनिक नंबर्स, जैसे कि हमारे फिजिकल नोट पर होता है। और हम इसे पर्सन टू पर्सन या किसी शॉप मर्चेंट को भी पेमेंट या रिसीव कर सकते हैं। जब भी हम किसी मर्चेंट या पर्सन को ये ई रुपी ट्रांसफर करेंगे तो वो यूनिक नंबर वाला ई रुपी का इमेज हमारे वॉलेट से हटकर सामने वाले के वॉलेट में चला जाएगा। बेसिकली ये जो ट्रांजैक्शन है ये आरबीआई के अंडर होगा और हमारे और आरबीआई के बीच में कोई और बैंक नहीं होगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि अभी भी आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि आखिर आरबीआई को क्या जरूरत आन पड़ी कि उसने इंडियन करेंसी का डिजिटलाइजेशन करने की सोची। तो इस क्वेश्चन का आंसर को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि इंडियन करेंसी का फ्लो क्या है। अभी तक आरबीआई फिजिकल करेंसी यानी नोट्स और सिक्के जनरेट करती है जिसमें उन्हें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है। फिर ये फिजिकल करेंसी आरबीआई के अंडर अदर बैंक्स में ट्रांसफर की जाती है जिसमें आरबीआई को ऑपरेशनल कॉस्ट आती है और उन बैंक्स में हम लोग अकाउंट्स ओपन करवाते हैं और कुछ इस तरह से ये फिजिकल करेंसी को पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर आ जाते हैं फिजिकल करेंसी के कुछ डिसएडवांटेजेस, जैसे कि नंबर 1, फिजिकल करेंसी बनाने में एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगती है और उसके मेंटेनेंस में ऑपरेशनल कॉस्ट भी लगती है। जैसे कि एक बैंक से दूसरे बैंक नोटों का ट्रांसफर जब होता है तब इसे ऑपरेशनल कॉस्ट कहा जाता है। नंबर 2, एक बार फिजिकल करेंसी प्रिंट होने के बाद जब नोट अपनी लाइफ पूरी कर चुके होते हैं तो फिजिकल करेंसी डैमेज होना शुरू हो जाती है, जिससे करेंसी को रीप्रिंट करने का कॉस्ट भी बढ़ जाता है। नंबर 3, फिजिकल करेंसी के फ्लो को पब्लिकली ट्रेस करना बहुत मुश्किल है। कई बार तो इसके ब्लॉकेज से मार्केट में इंडियन रुपीस का फ्लो भी कम हो जाता है। नंबर 4, फिजिकल करेंसी की इजीली डुप्लीकेसी की जा सकती है। नंबर 5, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराध भी होना आम बात है। इन्हीं सब प्रॉब्लम के चलते आरबीआई ने इंडियन करेंसी का डिजिटलाइजेशन करने का फैसला किया है। डिजिटल करेंसी की लॉन्चिंग, फिलहाल डिजिटल रुपी लॉन्च हुआ है बट अभी बीटा वर्जन पर चल रहा है, जिससे कि कोई इसका यूज नहीं कर सकता है। लेकिन बैंक के द्वारा ही कुछ स्पेसिफिक इनवाइटेड पीपल ही इसका यूज कर सकते हैं। अभी इसकी लॉन्चिंग सिर्फ 4 सिटीज में की गई है। साथ ही अभी इसके फर्स्ट फेज में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, यस बैंक और IDFC बैंक शामिल हुई है। दोस्तों, यहाँ पर ये बैंक्स एक्चुअली करेंसी के इंटरनल फ्लो के लिए ऐड की गई है। इसका आरबीआई और आम जनता के बीच में जो ट्रांजैक्शन होगा उसमें कोई रोल नहीं रहेगा। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि नंबर 1, ये टोटली इंटरनेट बेस्ड कंसेप्ट है और अगर कभी इंटरनेट फेलियर होता है तो बिना नेटवर्क के ट्रांजैक्शन कैसे होगा, ये क्वेश्चन है। नंबर 2, पूरा डिजिटल गेम मोबाइल से ही ऑपरेट होता है और अगर मोबाइल ही चोरी हो जाए, साथ ही अभी सिम स्विपिंग जैसे भी बहुत मामले आ रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा खतरा है। दोस्तों, सिम स्विपिंग पर भी हम जल्द ही एक नया वीडियो लेकर आएंगे हमारे नए चैनल पर। आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हम आपको बेसिकली अवेयरनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स पर वीडियो पोस्ट करेंगे। बैक टू द टॉपिक। नंबर 3, मोबाइल हैक हो गया तो पूरा डिजिटल वॉलेट ही हैकर के हाथ में होगा, फिर वो कुछ भी कर सकता है। अभी इस कंसेप्ट को लॉन्च हुए कुछ ही टाइम हुआ है और इससे रिलेटेड कुछ माइथ्स भी सामने आ रहे हैं, जैसे कि नंबर 1, यूपीआई और डिजिटल करेंसी सेम है या इनमें से कौन सा यूज करना बेहतर है। तो दोस्तों, सिंपली सेइंग ये दोनों सेम नहीं है।
दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यूपीआई में हमें एक अकाउंट ओपन करना होता है और फिजिकल करेंसी डिपॉजिट करना होता है। फिर बैंक हमें एक यूपीआई आईडी प्रोवाइड करता है और जिसका यूज़ करके हम ट्रांजैक्शन करते हैं। ये सारे ट्रांजैक्शन बैंक टू बैंक होते हैं और उन्हीं के अंडर ट्रेस होते हैं। लेकिन डिजिटल ई रूपी में हम एक वॉलेट यूज़ करेंगे जिसमें हमें किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं होगी। सिंपली कहे तो आरबीआई का एक डिजिटल ऐप डाउनलोड करके उसमें वॉलेट जनरेट करके हम उसे यूज़ कर सकते हैं। सिंपली कहे तो वॉलेट एक डिजिटल एड्रेस है जिसमें हम क्यूआर कोड की मदद से रुपीस की इमेजेस को सेंड और रिसीव कर सकते हैं, जहां हमारा ट्रांजैक्शन बैंक टू बैंक नहीं होगा बट अंडर आरबीआई होगा। माइथ नंबर 2, कई लोग बोल रहे हैं कि ये डिजिटल ई रूपी का आइडिया खास तौर पर ब्लैक मनी को ट्रेस करने के लिए किया गया है। तो फिलहाल आरबीआई का कहना यह है कि ये फिजिकल करेंसी में आने वाले मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशनल कॉस्ट को बचाना चाहते हैं, लेकिन आगे भी इस टेक्नोलॉजी पर काम चल रहा है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है डिजिटल ई रूपी को लेकर, या कोई खास क्वेश्चन जो इस पूरे वीडियो को सुनने के बाद आपके मन में आ रहा है, प्लीज़ हमारे साथ कमेंट में शेयर कीजिए। सो थैंक यू गाइस। तो दोस्तों, स्टे ट्यून स्लोगन के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।